अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हम लोगों ने रमज़ान स्पेशल पोस्ट में एजुकेशन हेल्प का एक प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें माशाल्लाह हम लोग ने कुछ अच्छा सा फ़ंड कलेक्ट किया था फॉर एजुकेशन हेल्प, जिसमें हम लोग ने तकाज़े रखे थे कि भाई एग्ज़ाम्पल 8 से लेके हम लोग ने प्रोफेशनल स्टडीज़ तक लोगों से जो है फॉर्म्स भरवाए थे एप्लीकेशंस फॉर एजुकेशन हेल्प। तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस फॉर्म्स हम लोग के पास रिस्पॉन्सेज आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए, जिसने गूगल फॉर्म भरे थे। ठीक है, अभी वो सब डेटा हम लोग के पास आ गया है और अभी क्रॉस तहकीक करनी है, जिसका भी अल्हम्दुलिल्लाह गूगल फॉर्म हम लोग ने बना दिया है। और आमतन जो हमारी पोस्ट जो चलती है उसमें सिर्फ तहकीक का फॉर्म भरते थे और क्रॉस तहकीक जो है उसका पूरा मैसेज में व्हाट्सअप पे डिटेल्स दिखते थे और उसके हिसाब से पोस्ट बनती थी। लेकिन इस बार हम लोग ने क्रॉस तहकीक का भी गूगल फॉर्म बनाया है, ताकि लिंक भी रहे, पेपर वर्क कम हो और जो है एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से काम हो। इसीलिए इसका मेन मकसद यही है कि भाई एफिशिएंट काम हो और जो है 100% रिक्वायर्ड डिटेल्स जो पूछी गई है वो हमको प्रोवाइड हो सके, ताकि ज़रूरतमंद का अच्छे से हम लोग फ़ायदा कर सकें। ठीक है, तो अभी क्रॉस तहकीक का फॉर्म हमको कैसे भरना है उसकी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स बताता चलूँगा। सबसे पहले तो सिटी का पासवर्ड, सिटी मतलब क्रॉस तहकीक का पासवर्ड क्या है, तो एक पासवर्ड रखा है GHF400। वो जो भी होगा पासवर्ड, अभी एग्जाम्पल ये है, हो सकता है चेंज भी हो, वो इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आपको पूछा है तहकीक का रेफरेंस नंबर। जैसे अपनी आम मतन पोस्ट जो चलती है तो उसमें पेंडिंग नंबर आता है 2 4 5 6। ठीक है, अभी यहाँ आप रेड कलर का मार्क देख रहे हो। ठीक है, ये रेड कलर के मार्क में लिखा है EHP001। EH मतलब एजुकेशन हेल्प डैश पेंडिंग 001। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रेफरेंस नंबर क्या है। तो अभी मान लो मैं 4 नंबर की तहकीक में गया हूँ। ठीक है, 4 नंबर की पेंडिंग नंबर की एप्लीकेशन के लिए मैं क्रॉस तहकीक में गया हूँ। तो यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपको 3 डिजिट डालना है। यहाँ पर लिखा है ना प्लीज़ राइट ओनली 012, तो यहाँ पर 004 मैं 4 नंबर की एप्लीकेशन में गया हूँ। ठीक है, अगर 10 नंबर है तो 010, तीन यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही डालना है। अगर 150 नंबर तो 150, अगर 10 नंबर तो 010। ठीक है, इसी तरीके से 3 नंबर डालना है। हाँ, अगर आपने ये डाला EH-P तो यहाँ पर एरर बता देगा रेड कलर, प्लीज़ एंटर करेक्ट रिटर्न इन तहकीक फॉर्म। करेक्ट नंबर डालना है, तो सिर्फ आपको नंबर ही डालना है यहाँ पर। तो 003, 030, 050, 090 और अगर 3 डिजिट आते तो 100, 110। ठीक है, ये नंबर ध्यान से डालना है। अगर ये नंबर में गलती की तो हो सकता है क्रॉस तहकीक और आगे पीछे हो सकती है। तो भाई जो नंबर की आप तहकीक के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर ख़ास ध्यान रखें कि यहाँ पर वही नंबर आए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल में 7 नंबर की क्रॉस तहकीक में जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को डालना है 007। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर पूछा है सिटी इज़ डन बाय, मेंशन ऑल सिटी मेंबर्स फुल नेम, यानी यहाँ पर जो जो क्रॉस तहकीक में गए उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने एक ही नाम लिखा है तो आपका जो है ये गूगल फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका क्रॉस तहकीक सबमिट नहीं होगी। और अगर सबमिट भी हो गई तो वो वापस से रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ही डाला है। तो हमको क्रॉस तहकीक में जितने भी लोग गए हैं वो सबका नाम ऐड करना है। अभी एग्जांपल क्रॉस तहकीक में है आबिद भाई, तो अकेले आबिद भाई का नाम नहीं लिखना है, 3 जो जो लोग गए हैं सबके नाम आने चाहिए, आबिद भाई, साहिल भाई, रफ़ीक भाई। ठीक है, ये तीनों का नाम आपने लिखा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा है, तो मोबाइल नंबर सबके नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अगर 2 के भी लिख दिए तो इट्स ओके। ठीक है, 2 के मोबाइल नंबर लिख दिए आपने। ठीक है, नेक्स्ट। अभी पूछा है स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम क्या है। तो भाई ये पूछने का मकसद ये है कि भाई उन्होंने अपने पास वो ऑलरेडी है, लेकिन एज ए परफेक्ट फॉर्मेट नहीं है, मतलब किसी ने नाम की जगह पे सरनेम भी डाला है, किसी ने सरनेम की जगह नाम डाला है, तो अपने वापस से इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो राइट स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, तो नाम है फुजैल। ठीक है, मिडिल नेम क्या है तो शाहिद। ठीक है, सरनेम क्या है तो पठान। ठीक है, उसके बाद जेंडर क्या है मेल। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है। आमतन कितने ऐसे फॉर्म्स हम लोग ने देखे हैं जिसमें मोबाइल नंबर में मिस्टेक है, तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर
ध्यान से डालना है 9876543210। 10 नंबर एक बार चेक कर लेना। अगर आपने 11 डाला है तो यहाँ पे एरर बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 11 डाला तो यहाँ पर एरर बता देगा, तो ध्यान से 10 नंबर डालने हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं है तो घर में से किसी का भी नंबर ऐड कर देना है आपको, 2 नंबर, ठीक है। और दूसरा पेरेंट्स का मोबाइल नंबर पूछा है तो पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है। ये 2 नंबर लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि भाई कितनी बार कुछ क्वेरी आती है और एक नंबर नहीं लगता है तो काफ़ी दिक्कत आती है, तो 2 नंबर ऑल्टरनेट्स होते हैं तो जो है उनका भी काम हो जाता है और अपने लिए भी काम आसान हो जाता है, इसलिए 2 नंबर लिए हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ पूछी है। कितने लोगों ने डेट ऑफ बर्थ में मतलब समझ में नहीं आता था तो मतलब यही डेट ले ली, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ कैसे सेट करनी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2022 दिख रहा है, या 2022 पे क्लिक करना है तो आपको पूरा ईयर बताएंगे। अभी 1994 है तो आपको 1994 में जाना है, ठीक है। और कौन सा है, अगस्त, तो अगस्त में 16 तारीख, तो 16 अगस्त, ठीक है, सेट। तो 16/8/1994 बराबर। अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट के वालिद हयात है या नहीं है। अगर स्टूडेंट के वालिद हयात नहीं है तो नो करना है और नेक्स्ट पे जाना है। तो आपको पूछेगा अभी कौन है बच्चे का ज़िम्मेदार, मतलब कौन है गार्डियन, तो हो सकता है मदर हो, तो मदर है तो शाहीना, ठीक है, उनका नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। और कौन है वो, रिलेशनशिप विद, तो मदर है, ठीक है। ये कब भरना है, जब स्टूडेंट के वालिद हयात ना हो, और अगर स्टूडेंट के वालिद हयात है तो येस करना है और उसके बाद नेक्स्ट। अब पूछेगा कि एड्रेस एज़ पर एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है, यानी जो अपने पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है जो स्टूडेंट ने भरा है वो एड्रेस जो है वो बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है बराबर, कुछ चेंजेस है, यानी एग्जांपल के घर नंबर बराबर नहीं है, या फिर एरिया सिलेक्ट करने में गलती की है कि भाई फतेहवाड़ी नहीं है, वो तो रहते हैं विशाला और फतेहवाड़ी सिलेक्ट किया है, तो उसको बराबर से ठीक कर देना है। और अगर एड्रेस बराबर है तो येस करना है और नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा कि घर का रेसिडेंशियल डिटेल्स पूछेगी कि भाई आपका घर जो है खुद का है, भाड़े का है या मजियारू है। अगर खुद का है तो ओन्ड करना है और यहाँ पर नो रेंट लिखना है, ठीक है। खुद का है तो नो रेंट होगा, रेंटेड है तो कितना रेंट है, 3000, 1000, 5000, 8000। और अगर को ओन्ड मजियारू है, मजियारी मिलकत है, तो भी नो रेंट आएगा, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल रेंटेड है और 3000 भाड़ा है, ठीक है, तो नेक्स्ट। अभी यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, जो अपने स्टूडेंट के वालिद हयात है, ठीक है। तो स्टूडेंट के वालिद हयात है तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो भाई वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं ना हम लोग, तो भाई बिज़नेस करते हैं, तो काय का बिज़नेस है, टेलर हैं। टेलर क्या चीज़ के, तो भाई शर्ट्स, पैंट, ये सब के टेलर है, ठीक है। या हो सकता है पेंटर है, कारपेंटर है, या फिर सेल्समैन है, ठीक है, या फिर ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है एग्जाम्पल। तो जो भी है डिटेल्स वो ऐड करनी है। इसका मेन मकसद ये है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमको ये भी मतलब पता चले कि भाई इनके फादर एग्जैक्टली क्या करते हैं, और ओवरऑल उससे हम लोग को उनका फाइनेंशियल डिटेल भी पता चलेगा, ठीक है। अभी टोटल मेंबर्स कितने हैं फैमिली में, तो भाई 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, टोटल फैमिली मेंबर्स भाई 6 लोग हैं, ठीक है। टोटल अर्नर्स इन फैमिली, घर में कमाने वाले कितने हैं, अभी मान लो कि भाई 6 लोग हैं, यानी हस्बैंड वाइफ है और 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो 6 लोग हुए। तो अर्नर्स में हो सकता है कि उनकी वाइफ भी कमाते हो और उनके हस्बैंड भी। अगर हस्बैंड कमाते हैं तो हस्बैंड का सैलरी एग्जांपल महीने का 10,000 रुपये है, और वाइफ भी छोटा मोटा कुछ काम करके कमा लेते हैं, भाई जैसा सिलाई मशीन करते हैं या फिर कुछ भी डोरी कटिंग है या हैंडीक्राफ्ट या कोई भी कुछ भी करते हैं जिसमें उनको 6-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो टोटल फैमिली की इनकम कितने, मतलब फैमिली में कितने कमाने वाले हुए, 2 हुए। और 2 का अब यहाँ पर पूछा है टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली, तो 1 मंथ की अमाउंट डालनी है। तो भाई 2 लोग कमाते हैं, एक जो उनके हस्बैंड है वो 10,000 कमाते हैं और उनकी वाइफ जो है छोटा मोटा काम करके 6,000 कमाते हैं, तो टोटल हुआ 16,000 रुपये मंथली कमाते हैं। और अगर एक कमाते हैं तो एक लिखना है, और 10,000 है तो 10,000 रुपये लिखना है, एक कमाते हैं तो, ठीक है। और वो खास पूछना है क्रॉस चेकिंग में भाई कितने लोग कमाने वाले हैं, वो हिसाब से यहाँ पर नंबर्स डालने हैं और वो हिसाब से यहाँ पर टोटल अमाउंट मंथली डालनी है, एनुअल नहीं डालनी, मंथली डालनी है। आवक का दाखला बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस नंबर लेना है,
उसके बाद लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, मंथली डालना है, मंथ का, एक मंथ का कितना आया लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उसके बाद ये पूछा है कि पहले आपकी पोस्ट चली हुई है, जेन्युइन हेल्प ने आपको पहले कभी मदद की हुई है, वो सिर्फ पूछना है। तो कितने केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई पहले कोई मेडिकल हेल्प या कुछ की हो, तो हो आपको अदर में जाना है और लिखना है कि येस मेडिकल हेल्प की थी। तो किसकी की थी, तो ये स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है तो स्टूडेंट के ग्रैंडफादर की, ठीक है, अय्यूब भाई की एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि अब पोस्ट नंबर तो हमको याद होगा नहीं, तो एटलीस्ट ये तो याद रहेगा, या तो वो खुद बताएंगे कि भाई मेडिकल हेल्प हमारी पहले की थी, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प की हो, जो भी हो, ठीक है। और अगर जेन्युइन हेल्प ने कुछ मदद नहीं की है पास्ट में, यानी पहले कभी भी, तो आपको नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट पूछेगा, तो भाई 2022 यानी लेटेस्ट एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट क्या है, तो 80% है। 2021 का क्या रिज़ल्ट है, तो 90% है, जो एक साल पहले का। उसके बाद 12th का पूछा है। अभी एक कन्फ्यूजन आएगा कि भाई वो 9वीं में है तो 12वीं का परसेंटेज कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अदरवाइज राइट 0। अगर वो 8वीं 9वीं में है तो 12वीं में तो आया ही नहीं है, तो उसका 0 ही लिखना है। और इसी तरीके से 10th में भी नहीं आया अभी, तो 0 लिखना है। और अगर यही चीज़ अगर 10th वाला भरेगा या 11th वाला भरेगा, तो उसका 10th का रिज़ल्ट यहाँ पर डालना है 90, और यहाँ पर 0 रहेगा। और अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन यानी समझो BCA कर रहा है या BBA कर रहा है, तो उसके बाद उसके पास 12th का भी रिज़ल्ट रहेगा, 10th का भी रिज़ल्ट रहेगा, दोनों के रिज़ल्ट रहेंगे, तो दोनों के डालना है। और अगर 10th और 12th का रिज़ल्ट तब नहीं होगा जब 8th और 9th में होगा, और 10th में होगा तो 10th का नहीं होगा वैसे, तो वो हिसाब से आपको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन डिटेल्स। स्टूडेंट की अचीवमेंट हमको डिटेल्स में ऐड करनी है। तो भाई एग्जांपल के भाई स्टूडेंट ने 5 अवार्ड्स लिए, जीते हैं, 2 अवार्ड्स उसको मतलब समझो सर्टिफिकेट मिला है, या कोई हिफ्ज़ कुरान किया है, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया है जिसने स्कूल ने उसको सम्मानित किया हुआ है, तो भाई लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है तो 2 स्कॉलरशिप अवार्ड्स, दो 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 सर्टिफिकेट पेंटिंग में मिले हैं, ठीक है, और हिफ्ज़ कुरान भी है एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टूडेंट का जो अचीवमेंट्स है वो डिटेल में डालना है, ताकि मतलब स्टूडेंट का ओवरऑल कैसा है वो भी पता चलेगा, ठीक है। फिर मेंशन स्टूडेंट्स कैरियर गोल, उसका गोल क्या है, तो भाई हो सकता है वो समझो अभी BCA कर रहा है तो उसको आगे अब MCA करना है, और MCA करने के बाद उसको MSc IT करना है एग्ज़ाम्पल, या उसके बाद फिर उसको NGO से जोड़ना है एग्ज़ाम्पल, कि भाई इस तरीके से स्टूडेंट के कैरियर गोल क्या है वो यहाँ पर ऐड करना है। या फिर हो सकता है उसको मतलब आगे जाके उसको सोशल वर्क करना है, या फिर आगे जाके उसको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, जो भी एग्ज़ाम्पल, उसका कैरियर गोल डालना है आपको। अब यहाँ पर जो पूछा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान से, कि भाई मेंशन स्कॉलरशिप्स और बेनिफिट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। अभी एग्जांपल कोई बंदा CA कर रहा है या फिर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, तो कितनी बार मतलब समझो अपने माशाल्लाह अहमदाबाद में और आसपास में भी जो है ये सब चीज़ें चलती है कि भाई स्कॉलरशिप मिलती है अगर स्टूडेंट होशियार है, या फिर मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। तो भाई आपको गवर्नमेंट से कितनी स्कॉलरशिप मिली है, तो भाई 50,000 रुपये मिली है। फिर XYZ NGO ने आपको 20,000 रुपये की मदद की है। तो जो भी स्कॉलरशिप है वो ध्यान से उनको पूछनी है, और वहाँ पर कौन कौन से NGO या कौन से मतलब गवर्नमेंट ने दी है, किसने दी है, वो डालना है, और उसकी अमाउंट डालनी है, ठीक है, ताकि पता चले। और दूसरा ये भी पूछा है कि भाई मंथली दे रहे हैं, पूरे ईयर की दी है या एक ही बार दी है, ठीक है। और ये पास्ट की नहीं डालनी है, जो पास्ट में मान लो कि भाई अगर 10th में है और उसको 10th में 10,000 रुपये दिए, और अभी वो बच्चा BCA में है, तो पहले का डाल के मतलब नहीं है। अभी BCA में है और एग्जाम्पल हो सकता है स्कॉलरशिप किसी NGO ने दी हो 10,000 रुपये, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 5,000 10,000 आए हो, तो वो खास पूछ लेना है करंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एक सवाल आएगा कि भाई बच्चा ट्यूशन लेता है या नहीं लेता है, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस है कि भाई 9वीं 10वीं के मतलब अभी तो ट्यूशन चलता ही है, तो भाई अगर एग्जांपल येस है, अगर बच्चा लेता है ट्यूशन, तो भाई ट्यूशन क्लासेस का नाम क्या है, तो XYZ क्लासेस, ठीक है। और अगर क्लासेस में नहीं मतलब घर घराव में जाते हैं, तो भाई एग्जांपल डालना है आपको टीचर का नाम,
तो भाई तौफीक सर, ठीक है। अगर क्लासेस का नाम नहीं है तो टीचर या सर का नाम डालें, ठीक है। ट्यूशन क्लासेस का टीचर का मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर 96543210, बराबर मोबाइल नंबर डालना है। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डालना है या मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। और ट्यूशन की एनुअल फ़ीस कितनी है, तो भाई अगर 9 स्टैंडर्ड है, 12th है, 11th है, कोई भी है, उसकी ट्यूशन फ़ीस कितनी है, तो भाई एनुअल फ़ीस उसकी है 15,000, ठीक है। ये कब भरना है, जब बंदा ट्यूशन ले रहा हो, और अगर ट्यूशन नहीं लेता है तो यहाँ पर नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको उसकी ये बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। तो मतलब समझो 8th 9th में तो हम ट्यूशन फ़ीस को ज़्यादा उसको वो ना करें, मतलब 10th के बाद ही मतलब ट्यूशन्स वगैरह तो है देते हैं, तो हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो करना है वो स्कूल फ़ीस पे ही करना है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट आई है कि भाई उसको स्कूल फ़ीस भी चाहिए, ट्यूशन फ़ीस भी चाहिए, हॉस्टल फ़ीस भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, और हो सकता है उसको लैपटॉप भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये चीज़ों में नहीं है, या लैपटॉप है, या फिर उसको स्टेशनरी में कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर उसको जो भी XYZ चीज़ें हैं, और अगर ये सारे ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकोगे तो आपको एग्जाम्पल स्कूल फ़ीस ही चाहिए, ठीक है, स्कूल फ़ीस के लिए करवाना है, तो यहाँ पर लिखना है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट फ़ीस एनुअल कितनी है, ठीक है। तो एनुअल आपको फ़ीस लिखनी है। अभी एग्जाम्पल बंदा BCA कर रहा है या BBA कर रहा है एग्जाम्पल, तो उसकी एनुअल फ़ीस है 4 सेमेस्टर की मिला के एनुअल फ़ीस 1 साल की, 3 साल की नहीं, 1 साल की फ़ी है उसकी 40,000 रुपये, ठीक है। अगर कॉमा कर दिया तो भी करेक्ट अमाउंट बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान से डालनी है अमाउंट 40,000, ठीक है। एक भी ज़ीरो आगे पीछे होगा तो मतलब जो कमिटी बैठेगी उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो आपने ये 40,000 ऐड किया। हाउ मच अमाउंट विल बी मैनेज्ड, आप कितनी अमाउंट मैनेज कर पाओगे, यानी एग्जाम्पल 40,000 रुपये 1 साल की फ़ी है, तो कुछ मतलब जैसा आपने लास्ट देखा कि भाई 15,000 रुपये तो कमाते हैं दो मिला के, ठीक है। तो भाई कुछ अमाउंट तो मैनेज उन्होंने भी की होगी, ठीक है। तो भाई एग्जाम्पल के भाई 10,000 रुपये मैनेज की है, या फिर अच्छा ये मैनेज जो है ना, उसमें मैनेज को ऐसे बताना है कि भाई मैनेज कितनी की है और कितनी पेड कर दी है। अभी एग्जांपल कि आपकी पूरे साल की 40,000 रुपये फ़ी है, बंदा 3rd सेमेस्टर में है, 2 सेमेस्टर की फ़ीस ऑलरेडी भर दी है, ठीक है। तो 20,000 रुपये तो ऑलरेडी भर दिए है और 5,000 रुपये की सहूलत है, तो अभी भाई 25,000 रुपये ही सिर्फ भरने हैं, ठीक है। मतलब 25,000 रुपये मैनेज हो चुके हैं। ये मैनेज का मतलब ये है कि कितनी पे कर दी और कितनी उन्होंने उनके हिसाब से और एक्स्ट्रा सहूलत से भरी है, ठीक है। तो अभी एग्जांपल समझो कि भाई 20,000 रुपये उन्होंने मैनेज किए, जिसमें 10,000 रुपये ऑलरेडी कॉलेज में भर दिए हैं और 10,000 रुपये उनके पास मैनेज हो जाएंगे। तो 20,000 रुपये इस तरीके से हुए। ये CTG03 है, हाउ मच अमाउंट विल बी मैनेज्ड बाय फैमिली, में ये चीज़ आएगी कि कितनी फ़ी भर दी है प्लस कितनी उनसे मैनेज होगी इज़ इक्वल टू यहाँ पर ये अमाउंट डालनी है, ठीक है। उसके बाद करंट रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आएगी 40 - 20, मतलब 20,000 रुपये की उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अब आम मतन हम ये करते हैं कि भाई 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नहीं, अभी बंदा जो है सेमिस्टर 3rd में है, ठीक है। तो हमको करंट रिक्वायरमेंट पूछा है, ठीक है। हमको ये नहीं कहा कि भाई उसकी एनुअल फ़ी भरो, हमको करंट रिक्वायरमेंट, यानी अभी सेमेस्टर 3 में है, तो अभी तो सेमेस्टर 3 में तो उसकी 8,000 रुपये ही है, ठीक है। 8,000 रुपये ही उसको भरने हैं करंट सेमेस्टर के। तो हमको ये टोटल नहीं करना है कि 40,000 - 20,000 इज इक्वल टू 20,000 नहीं करना है। हमको करंट रिक्वायरमेंट ही लिखनी है कि भाई जो अभी उसको हाल में ज़रूरत है। हमको पूरे साल, पूरे 3 साल, पूरे 4 साल का नहीं देखना है। हमको करंट रिक्वायरमेंट अभी उसको कहाँ खड़ा है और कहाँ पर उसको अभी तकलीफ़ आ रही है वो हमको ऐड करना है, ठीक है। वो 40 - 20,000 नहीं लिखना है, जो सेमिस्टर में है वही सेमिस्टर का उसको मतलब समझो कि भाई उसकी फ़ी पे अगर करनी है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। एनुअल फ़ीस इसलिए लिखी है कि पता चले कि ओवरऑल उसकी फ़ीस कितनी है, कितनी पे कर दी ये, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है उसमें ये भी पता चल जाएगा कितनी पे की है और कितनी अमाउंट मैनेज हो चुकी है, वो हिसाब से यहाँ पर उसकी करंट रिक्वायरमेंट है। तो भाई करंट रिक्वायरमेंट जो भी क्रॉस चेकिंग में जा रहा है वो ख़ास ये चीज़ की ध्यान रखे कि भाई जो करंट रिक्वायरमेंट है वही डाले, एनुअल न डाले। एनुअल हो सकता है 5 लाख रुपये की भी फ़ी हो, लेकिन हो सकता है करंट सेमेस्टर में उसको लाख रुपये ही चाहिए अभी, तो 5 लाख नहीं आएंगे, सिर्फ लाख रुपए आएंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको फुल डिस्क्रिप्शन डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर कारगुजारी डालनी है, तो भाई ऐसा नहीं कि भाई
बंदा मुस्तहिक है और इसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर जितना छोटा डिस्क्रिप्शन डालोगे तो कमेटी के लिए भी काफ़ी तकलीफ आएगी, क्योंकि ये मतलब एक लाइन डाल दी तो आपको जो ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर जो भी है कि भाई XYZ मतलब बंदा होशियार है, ये है, मतलब जो भी XYZ आपको ऐड करना है। थोड़ी कारगुजारी डिटेल में डालनी है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे लिखना है, लेकिन कम से कम इतनी डिटेल्स तो कारगुजारी में लिखनी है कि भाई बंदा पढ़ सके और उस पर कंक्लूजन ला सके कि भाई हाँ बराबर है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपका ऑब्जर्वेशन, जैसा क्रॉस चेकिंग में हम आम मतन जाते हैं तो हम कुछ चीज़ें पूछते हैं कि भाई आपके पास सेविंग्स है या फिर जो भी है। और क्रॉस चेकिंग में जाने वाले साथियों से एक और गुजारिश है कि हम ये चीज़ को एम्फेसाइज़ ना करें कि हमारा सिर्फ ज़कात का ही पैसा है या लिल्लाह का पैसा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भी केस जो सॉल्व करते हैं वो उलमा किराम के मशवरे से ही करते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखना है, उनको ऐसे डायरेक्टली पूछना नहीं है कि आप ज़कात के लोगे या आपको हम ज़कात के ही देंगे। ठीक है, आपको आपके हिसाब से क्या इत्मीनान लग रहा है, आपने जो सवाल पूछे हैं जो मतलब ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड को लेके और उनकी जो इनकम है वो हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि भाई ज़कात के मुस्तहिक हैं या फिर उनको लिल्लाह ही देनी चाहिए, या फिर अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये तो भाई टू बी कंफर्म बाय उल्मा, इसमें उल्मा की क्या राय है तो उन उल्मा के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो उल्मा किराम मशवरा करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद नहीं आपको लग रहा है कि भाई ज़कात है, क्योंकि कमाते भी नहीं है, मतलब कमाने वाला हो सकता है कोई नहीं है, तो हो सकता है ज़कात के भी मुस्तहिक हो। ठीक है, तो जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर स्टूडेंट जेन्युइनली नीडफुल, यानी आपको क्या लगता है, आपने ये जो क्रॉस तहकीक की है, जो आपने फॉर्म भरा है और आपको ओवरऑल आप वहाँ पर जा गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली नीडफुल है? येस, तो येस करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये मतलब बंदा अपने हिसाब से कर लेगा, तो नो करना है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हाँ भी है ना भी है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपको कमेटी के लिए दे देना है कि भाई आप कमेटी जो डिसाइड करेगी वो फाइनल है। यानी इनको करनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए, दो दो टाइप के क्वेश्चन हो तो ये रिफ़र टू कमेटी करना है, तो आगे कमेटी देखेगी। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं 100% मतलब इनकी करनी चाहिए तो येस आएगा, और 100% आपको लगता है कि नो है तो मतलब नहीं करनी चाहिए तो नो आएगा, और आपका 50-50 डिसीजन है, मतलब कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो रिफ़र टू कमेटी करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब आपको लगता है कि भाई जेन्युइनली नीडफुल है तो येस। अब डज स्टूडेंट नीड काउंसलिंग, अभी एग्जांपल एक केस आया था जिसमें बंदा ऑफिस पे आया था, लड़का एक BCA था, तो वो कह रहा था कि भाई मेरे BCA कंप्लीट कर लिया है, अब MCA करना है तो मेरे को कनाडा जाना है। ठीक है, अभी मतलब और उसको पूछा कि भाई आपके फादर क्या करते हैं, तो भाई ऑटो ड्राइवर है। ठीक है, तो हमने पूछा कि भाई आप क्यों कनाडा जाना चाहते हैं, तो बोले मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं और वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है तो वहाँ जाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कनाडा जाना है। अरे वो बोल रहा है क्यों जाना है, तो हमने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि भाई अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती है। बोल रहा है यहाँ पर भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ़िनांशियल हेल्प ही की जाए, काउंसलिंग से भी उनकी हेल्प की जा सकती है। तो भाई ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आएंगे कि भाई जहाँ पर मतलब बंदा मतलब होशियार भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है कि भाई अगर सही गाइडेंस मिल गई तो उसके पैसे भी बचेंगे, प्लस उसको क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकता है। तो हो सकता है कोई बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि भाई बंदा अगर समझो होशियार तो है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से पाथ पे आगे जाना, तो यहाँ पर लिखना है डज स्टूडेंट नीड काउंसलिंग, येस। और अगर बंदा ऑलरेडी सेट है, उसको सब मालूम है कि मेरे को इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये जॉब पे लगना है, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, नो। ठीक है, तो अभी उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो येस करना है। और अगर अदर हो कुछ हो सकता है कि भाई अदर एग्जांपल के भाई इनको मतलब क्या रिक्वायर, तो भाई MCA करना है और उनको क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो भाई उनको काउंसलिंग ये करना है कि टू फाइंड कॉलेज, कोई अच्छी कॉलेज चाहिए उनको MCA करने के लिए। ठीक है, ये ऐड करना है, और ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग की तो नो करना है। नेक्स्ट, अभी आपको पूछेगा हैव यू पर्सनली वेरीफाइड ऑल डिटेल्स इन दिस फॉर्म, इन पर्सन वेरिफिकेशन ओनली, नॉट वैलिड फॉर CT ओवर फ़ोन। भाई ये हम सबको खास ध्यान रखना है कि भाई हम ये जो क्रॉस तहकीक का फॉर्म फ़ोन पे नहीं भरना है, हमको रूबरू जाना है। फ़ोन पे अगर भरा है तो वो कैंसिल हो जाएगी आपकी क्रॉस तहकीक, आपको पर्सनली जाना है। इसीलिए ये सवाल पूछा है कि भाई हैव यू पर्सनली वेरीफाइड ऑल डिटेल्स, यानी आपने वहाँ पर जाके ही फॉर्म भरा है। ठीक है, तो येस करना है।
और यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।